बढ़िया चल रही है। एग्जाम नजदीक है आप लोगों की? कोर्स कितना कंप्लीट हो गया अभी तक आप लोगों का? सेकंड पेपर कंप्लीट हो गया है और फर्स्ट में कितना बाकी है अभी? पूरा बच रहा है, स्टार्ट ही हुआ है अभी। ये आपकी साइकोलॉजी फर्स्ट में आती है, सेकंड में आती है? फर्स्ट में आती है। और फर्स्ट में बाकी और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं आपके? साइंस होती है और साइंस नहीं आती, सेकंड में आती है। इंडिया और वर्ल्ड की जीके बाकी है। सिलेबस तो खैर मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है। हमारे टीचर्स आपस में बात करते तो वहां मैंने देखा कि आपका सिलेबस बड़ा है, ये शायद मैंने सुना है। अनियमितता तो है क्या? क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन कर दिया होता यदि तो ठीक रहता। अब यदि कोई कह रहा है कि भाई साइकोलॉजी डाल दी, साइकोलॉजी में क्या डाला है? साइकोलॉजी बहुत बड़ी है अपने आप में। यदि साइंस कह रहे हो कि साइंस पढ़ानी है तो बताना चाहिए साइंस में क्या पढ़ाना चाहिए या क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। चलिए क्लास को अभी आगे बढ़ा के देख लेते हैं एक बार, और मुझे बताओगे कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? अच्छा, कुछ डेफिनेशंस वगैरह कर ली थी हम लोगों ने, और हाँ जी, तो डेफिनेशन, अरे यार अभी पढ़ाई करेंगे ना। अभी आप ही तो कह रहे थे कि एग्जाम नजदीक है, कोर्स बाकी है, और आप लोगों ने हंसी मजाक स्टार्ट कर दी अभी से। तो लास्ट में क्या पढ़ा था आपने, कोई बताएगा भी एक बार? साइकोलॉजी के डेफिनेशन मैं देख लूं एक बार, मैं एक बार देख लेता हूं, मैं थोड़ा सा देख लूं। शिक्षा मनोविज्ञान और पील के अनुसार लिख लिया है। अभी हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। वेरी गुड। अभी हमें पढ़ना है शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के बारे में, और इसका जो महत्व है कि भाई क्यों टीचर को इसका सब्जेक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। आप टीचर हो, आप लोग, आपको टीचिंग का काम डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्कूलों में करवाना है। आपके भी मन में प्रश्न आना चाहिए, यार 12th तक हम लोगों ने साइकोलॉजी नहीं पढ़ा है, लेकिन आज हमें अचानक ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ये हमारी किस प्रकार से सहायता करेगा, क्यों हमारे लिए आवश्यक है, ये क्यों हमारे लिए जरूरी है ये। तो इस तरह की काफी सारी बातें आएगी, और उन बातों को आपने नाम दिया है शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। अब जब हम महत्व की बात करेंगे, यूं देखा जाए तो इसका इंपॉर्टेंस कईयों के लिए होता है, लेकिन हम स्पेशली किसके बारे में पढ़ेंगे? टीचरों के बारे में। पेरेंट्स के लिए भी जरूरी होता है, उन्हें ज्ञान होना चाहिए सब्जेक्ट का, लेकिन स्पेशली जब बात होगी तो टीचर के बारे में बात करेंगे। तो छोटे छोटे मैं उदाहरण आपको बताऊंगा, और उन उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे कि सब्जेक्ट का ज्ञान होना क्यों जरूरी है। तो पहला जो जवाब है जहां पर हमें ध्यान रखना है, कहते हैं कि जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जब एक टीचर साइकोलॉजी पढ़ाता है, या जब टीचर को समझ होती है और जब वो क्लास में जाता है, तो क्लास में जाने के बाद में सबसे पहले उसको समझने में मदद मिलती है बालक के विकास के बारे में, उसको जानकारी मिलती है बालक के विकास के बारे में। तो आप कहोगे सर बालक का विकास अलग चीज होती है, पढ़ाई अलग चीज होती है, मतलब साइकोलॉजी बाल विकास के आधार पर कैसे टीचर की मदद करेगा? तो आप ही बताइएगा। एक बच्चा है जिसकी एज है 5 साल, एक बच्चा ऐसा है जिसकी एज है 10 साल, एक ऐसा बच्चा है जिसकी एज 14 या 15 ईयर की है। अब आप मुझे बताइएगा कि जो तीनों बच्चे, 5 वाला, 10 वाला या 12 वाला या 15 वाला, तो ये जो तीनों बच्चे रहेंगे, इन तीनों बच्चों की क्षमताएं एक ही होगी या अलग होगी? अलग अलग होगी। इन बच्चों की सीखने की गति एक जैसी होगी या अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। इन तीनों बच्चों का काम करने का जो तरीका है वो एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा।
जब तीनों बच्चे अलग होंगे, जब बच्चे के विकास की अलग अलग अवस्थाओं में बच्चों की क्षमता भी अलग होती है, काम करने के तरीके भी अलग होते हैं, तो वहां पर 101% ये कहा जाता है कि टीचर को बाल विकास की समझ होनी चाहिए। क्यों? जब टीचर को समझ बेहतर होगी तो टीचर बच्चों के लिए प्लान करेगा, मुझे बच्चों को कैसे सिखाना है, मुझे बच्चों को कैसे समझाना है। इसका मतलब हुआ कि बाल विकास को समझने में मदद करती है। दूसरा जवाब रहेगा कि साहब इसी के आधार पर जो टीचर रहता है वो बच्चों के लिए बेहतर प्लानिंग करता है, बेहतर योजना बनाता है। 5 साल के बच्चे को कैसे पढ़ाऊं, 10 साल वाले बच्चे को कैसे पढ़ाऊं, 15 साल बच्चे को कैसे पढ़ाऊं, तो टीचर को योजना बनाने में मदद करती है। थर्ड, आपने कहा है कि टीचर की जब हम बात करें तो टीचर को ये सब्जेक्ट इसलिए भी मदद करती है क्योंकि इस सब्जेक्ट के आधार पर ही एक टीचर अपने बच्चों के साथ व्यवहार करता है। मतलब टीचर को व्यवहार करने में भी ये सब्जेक्ट मदद करती है। अब आपने कहा सर वो कैसे, तो बड़ा सीधा जवाब है इसका। 6 साल का जो बच्चा होगा, एज ए टीचर आप उसके साथ अलग व्यवहार करोगे। आप 12 साल का जो बच्चा होगा उसके साथ आपका व्यवहार अलग होगा, और 15 साल का जो बच्चा होगा उसके साथ आपका व्यवहार अलग होगा। तो ये सब्जेक्ट टीचर को बताता है कि आपको आपके बच्चों के साथ में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट आपको बताना है कि साहब इसी सब्जेक्ट के आधार पर टीचर का जो नजरिया है, टीचर का जो सोच है, टीचर का जो दृष्टिकोण है, टीचर का जो एप्टीट्यूड है, कहते हैं कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट उसे साइंटिफिक बनाता है। साइंटिफिक कहते हैं वैज्ञानिक बनाता है। आपने कहा सर कैसे, कल भी मैंने जिक्र दिया था आप लोगों को। बच्चा लेट आ रहा है, क्यों आ रहा है लेट? बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है? बच्चे का रिजल्ट डाउन होता जा रहा है, क्यों डाउन होता जा रहा है? बच्चा क्लास में असामान्य व्यवहार कर रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, शोर कर रहा है, शराबे कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है दूसरों को, क्यों कर रहा है? इन सब का टीचर अध्ययन करता है। उसी को आपने कहा कि ये सब्जेक्ट टीचर की सोच को साइंटिफिक बनाता है। आप हम टीचर है, क्लास में खड़े, बच्चा शोर कर रहा है, इधर आ, हेलीकॉप्टर बनाया, बोला जा। आप हम तो शिकार इसी के रहे हैं, आपका नहीं पता भाई, हम तो इसी के शिकार थे। हमने जवाब नहीं दिया। एक टीचर हमें मैथ्स पढ़ाते थे, भाई साहब मुझे मैथ्स से डर ही लगा ना मेरे को। मैंने मैथ पढ़ना ही छोड़ा, केवल उस महानुभाव के कारण छोड़ा। मुझे पता था कि 12th तक इसी स्कूल में पढ़ना है, मुझे मालूम है 11th में भी यही बेटा मैथ पढ़ाएगा। भैया बेहतर है गणित ही छोड़ दो फिर। क्यों? पेरेंट्स स्कूल छोड़ाने को तैयार नहीं थे। वो मेरा बेटा 11वीं में पढ़ाना था उसको, तो बेहतर क्या था कि भैया ये सब्जेक्ट ही छोड़ दो, ना रहेगा बांस और ना रहेगा। आप सोचो, टीचर बड़ा कमाल का था, लेकिन टीचर में कहीं कोई कमी नहीं थी, बस एक ही कमी थी, पढ़ाता बहुत यूनिक था। क्वेश्चन पढ़ा रहा है, सम है कोई, उसको सॉल्व करवा रहे हैं, सॉल्व कराते कभी कोई वैल्यू लिखा है, कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, आधा कैलकुलेशन किया, यूं अचानक ऐसे घुमा। यार इतने घूमते तो हम गिर पड़ते थे नीचे, वो तुरंत ऐसे ऐसे घुमा और आंखें बंद करता था, कौन बताएगा कौन बताएगा कौन। अब यार वो ऐसे करता ना, कौन बताएगा, आते हुए भी भूल जाते थे भाई, क्योंकि उनकी इमेज ऐसी थी, बोलते कम थे और धोते ज्यादा थे। अब वो जब उनकी उंगली ऐसी आती ना, आंख बंद, कौन बताएगा, अब वो ऐसे बोल रहा ना। अब सपोज करिए मैडम आपकी तरफ ये उंगली है, अब जिसकी तरफ उंगली है ना भाई, वो तो मान लो बस गया काम से। अब वो चालाक नंबर 1 था। उंगली यदि ऐसा नहीं कि जानबूझ के उंगली ऐसे की, आंख बंद करके ऐसे, अब उंगली ऐसे गई ना भाई, तो ऐसा नहीं कि इससे पक्का पूछेगा ना, ऐसे अचानक कौन बताएगा। अब वो उंगली यहां तक आ गई, अब इन्होंने चैन की सांस ली है ना। और साइकोलॉजिस्ट कितना जबरदस्त, तुरंत आप ही बताओ। और भाई साहब कुछ नहीं याद। और उससे पहले तो हम लोग जेंटल, अच्छा कोई नहीं समझता लड़का लड़की है, सबको बुरी तरह धोता था वो। ऐसा नहीं कि केवल लड़कों को ही धोता था, वो बहुत बुरी तरह धोता था वो। अब उसके बाद में हर कोई बच्चा, पहला ही पीरियड मैथ्स का होता था, सब लोग घर से आते थे, बंठन के आते थे, तेल वेल लगा के, बेसलिन लगाकर, और उसकी क्लास के बाद में सब लुटे पिटे मिलते थे। तो उसके बाद में जब टीचर आता था ना पढ़ाने के लिए, उसकी बड़ी सहानुभूति होती थी।
वो बेचारा कुछ नहीं कहता था, जिसको पढ़ना है पढ़ लो, जिसको हाथ सहलाना है हाथ सहला लो, जिसको ऐसा करना है वो ऐसा कर लो, क्योंकि वो तो धोखे जाता था बहुत बुरी तरीके से। ये सब्जेक्ट कहता है कि साहब आपको आपके बच्चों के प्रति उचित व्यवहार करना चाहिए, उनकी समस्याओं के प्रति आपको संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनशील का मतलब है कि यदि बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए। और बातें भी बाकी है, हम कुछ बातों को एक बार लिख लेते हैं। तो हेडिंग आपने बनाया था शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, और उसमें लिखिएगा प्रत्येक शिक्षक को प्रत्येक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान, प्रत्येक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रत्येक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि अब हम पॉइंट्स में लिखेंगे 1 2 3 करके, डॉट डॉट करके छोड़ देना। क्योंकि पहला पॉइंट लिखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान की समझ से शिक्षा मनोविज्ञान की समझ से शिक्षा मनोविज्ञान की समझ से शिक्षक शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है, कि प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की समझ से शिक्षक शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। सेकंड लिखिएगा, हाँ जी, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, अधिगम का मतलब होता है सीखना। भाई क्लास एक ऐसा स्पेस होता है जहां दो काम बराबर चलते हैं। एक तो शिक्षण वाला काम चलता है, टीचिंग वाला जो मैं करा रहा हूं, एक आप क्लास में बैठकर लर्न करते हो, और उस लर्न को क्या कहा, अधिगम कहा, सीखना कहा। तो क्लास का जो इन्वायरमेंट होता है उसमें शिक्षण भी होता है और अधिगम भी होता है। तो जिस टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी का ज्ञान होता है वो इफेक्टिवली बच्चों को पढ़ाता है और बच्चा भी अच्छे से सीखता है। तो इसके लिए क्या शब्द आया है, शिक्षण एवं अधिगम, मतलब शिक्षण एवं सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रभावी होती है। नेक्स्ट लिखिएगा, इससे शिक्षक को बाल विकास की समझ, इससे शिक्षक को बाल विकास की समझ होती है, बाल विकास के समझ होती है। नेक्स्ट लिखिएगा, इसके ज्ञान के आधार पर, इसके ज्ञान के आधार पर शिक्षक
इसके ज्ञान के आधार पर शिक्षक बालकों के प्रति उचित व्यवहार करता है। इसके ज्ञान के आधार पर शिक्षक बालकों के प्रति उचित व्यवहार करता है। नेक्स्ट लिखिएगा, इसके ज्ञान के आधार पर शिक्षक प्रभावी योजनाओं का निर्माण करता है। इसके ज्ञान के आधार पर शिक्षक प्रभावी योजनाओं का निर्माण करता है। नेक्स्ट लिखिएगा, इसके ज्ञान व समझ के आधार पर शिक्षक बालकों को अभिप्रेरित करता है। इसके ज्ञान व समझ के आधार पर शिक्षक बालकों को अभिप्रेरित करता है। भाई अभिप्रेरित का मतलब होता है मोटिवेट करना। क्या मीनिंग रहेगा इसका? मोटिवेट करना। आपको भी मालूम है, ये तो जानते हो आप लोग, और बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है ये। आप कहीं पर भी रहिएगा, इवन आपस में भी बात करते होंगे, आप लोग करते होंगे, करते हो? जोरदार वाली क्या क्या बातें करते हो? नहीं बताओ तो सही, शर्माते क्यों हो? चले कोई बात नहीं। हाँ जी, सॉरी, कौन कौन सी बातें करते हो भाई? ग्रुप में होती है जो, हाँ वही बता दें। अरे रुक जा। हम आपस में, अभी तो आप वो बातें बता रहे हो जो आप बातें नहीं करते हो, है ना? अभी तो आप वो बता रहे हो जो बातें नहीं करते, क्योंकि इन बातों को करने के लिए भी इंसान में गट्स चाहिए। तो ये तो आप अपनी तरफ से बनाकर बोल रहे हो, ऐसी बातें नहीं करते हम लोग कोई भी आपस में। ये बहुत प्राइवेट बातें होती है, और प्राइवेट बातें हम किसी का शेयर थोड़ी करते हैं। हम लोग करते हैं क्या? नहीं करते। तो ये तो आपने ऐसे मजाक में बोल दिया, ऐसा नहीं करते, ऐसा है ना, और करना भी नहीं चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आपस में जो भी बातें करते हैं उसमें से कुछ बातें हमारी पढ़ाई के बारे में होती है। मैं ये नहीं कह रहा सारी बातें होती है, थोड़ी बहुत बातें पढ़ाई के बारे में होती है। और पढ़ाई के बारे में जो थोड़ी बहुत बातें हम करते होंगे, उसमें से एक बात जरूर होती है, अक्सर पता नहीं क्या होगा, है ना? पता नहीं क्या होगा, पता नहीं परीक्षा कब होगी, पता नहीं पेपर कैसा आएगा, पता नहीं रिजल्ट कैसा होगा, और पता नहीं मेरा क्या होगा, है ना? और फिर अपने मन पर पत्थर रखकर दूसरे के लिए क्या कहते हैं हम लोग? तेरा तो हो जाएगा, है ना? तो मैंने वही बातें बताई जो एक्चुअल में आप लोग करते हो। आप लोग अब देखिए, हम किसी से भी बात कर ले,
घर में बात कर लो, परिवार में बात कर लो, फ्रेंड्स में बात कर लो, अजनबी से भी बात कर लो, अधिकांश लोग आपको वही मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे। आपको डिमोटिवेट, पेपरों का क्या यार, बिक जाते हैं आजकल तो, परीक्षाओं में क्या है, धांधलियां चलती है आजकल तो, पता नहीं भाई पेपर बढ़िया हो जाए तब भी सिलेक्शन हो, कोई गारंटी नहीं। पढ़ तो रहे लेकिन पता कहां भैया, पढ़ने से आजकल नौकरियां लगती कहां है। 99% लोग दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं। जिस व्यक्ति को इस सब्जेक्ट की नॉलेज होती है वो व्यक्ति कभी दूसरे व्यक्ति को डिमोटिवेट नहीं करता है, वो दूसरे व्यक्ति को मोटिवेट करता है। और टीचर सबसे ज्यादा क्लास में मोटिवेट करता है। अंधेरा कितना भी क्यों ना हो, हमने आज तक ये नहीं सुना कि अंधेरों ने कभी सवेरे को न होने दिया। भ्रष्टाचार कितना भी क्यों ना रहे, बेईमान जमाना कितना भी क्यों ना रहे, हमने मेहनत कश लोगों को कभी पीछे रहते नहीं देखा। जिसको उगना होता है, जिसको चमकना होता है, वो चमक कर ही रहता है, चाहे दुनिया कितना भी उसको रोकने का प्रयास क्यों ना करे। तो ये काम केवल कौन कहेगा? केवल टीचर कह सकता है। क्यों? क्योंकि मालूम है टीचर का काम ही क्या होता है, सामने वाले को मोटिवेट करना। कईयों के मन में आ रहा होगा सर मोटिवेशन का इंपैक्ट क्या रहता है हमारे जीवन में। अरे भाई, मोटिवेशन का इंपैक्ट इतना जबरदस्त रहता है, हारा हुआ इंसान जीत जाता है, थका हुआ इंसान एनर्जेटिक हो जाता है। युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने गुरुजी को देखकर, अपने दादाजी को देखकर, अपने नाना को देखकर, अपने मामा को देखकर, अपने चचेरे ममेरे भाइयों को देखकर, अपने पुत्रों को देखकर, पुत्री थे अर्जुन का पुत्र या दुर्योधन का पुत्र, इनके पुत्री थे इनके, तो अपने पुत्रों को देखकर वो अपना युद्ध के मैदान में अपना धनुष गिरा देता है और कहता है साहब मुझे नहीं चाहिए ऐसा साम्राज्य, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज जिसका सिंहासन मेरे अपनों के खून से सना हुआ हो। विश्व का पहला सबसे जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीच कृष्ण ने दिया था कुरुक्षेत्र के मैदान में, और वो मोटिवेशन ही थी कि शिष्य के हाथ में गुरुजी का वध करवा दिया, पोते के हाथ से दादाजी का वध करवा दिया, भाई के हाथ से भाई का वध करवा दिया। बोलो करवाया नहीं करवाया? केवल किसके आधार पर? मोटिवेशन के आधार पर। आप सभी को ध्यान होगा जब सीता माता का अपहरण हो जाता है तो आप सभी को मालूम है सारे बानर फौज उनको तलाश करते हैं। कहते हैं कि जब सब हार जाते हैं, चारों दिशाएं छान चुके होते हैं, तो रामेश्वरम के पास में सब लोग इकट्ठे होते हैं सारे बानर, और सब कहते हैं कि केवल ये दिशा एक बची हुई है जिसमें कोई आगे नहीं गया और इधर केवल हनुमान जा सकता है। तो उस बड़े से समुद्र को देखकर हनुमान कहता है ओ मैं नन्हा सा, और कहां ये इतना बड़ा। आप मुझे बताइए, उसको मोटिवेट ही तो किया था। अरे तू याद कर, तू जब इतना था तब तो तू चंद्रमा को ही खा गया था भाई। मैं अगला वही बोलने वाला था यार। सूरज को ही निगल गया था, अंधेरा हो गया था चारों तरफ। तूने बड़े बड़ों को छोटे छोटे जीवन में ही सल्टा दिया था, उसको मोटिवेट ही तो किया। अगली बार उड़ गया लंबा सा पुल, वो कर गया लंका को पार, पहुंच गया, वहां पर जलाकर वापस आ गया। ये केवल किसके दम पर था? ये मोटिवेशन के आधार पर। खिलाड़ी खेल के मैदान में जाने से पहले जो नया खिलाड़ी होता है उसका मनोबल जीरो होता है। उसका बड़ा टैलेंट कितना भी हो उसमें, लेकिन उसका मनोबल क्या रहता है? जीरो उसका होता है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि ये मैदान में जो खिलाड़ी होते हैं खेलते हैं, ये डायरेक्टली उसको जा बोला जा तू खेल। बेटा उसकी रात भर काउंसलिंग चलती है, उसकी रात भर साइकोलॉजिस्ट बैठे रहते हैं उसके पास में। डर नहीं जाए, घबरा नहीं जाए, क्योंकि डर गया सो मर गया। तो उसको बार बार उसको मोटिवेट किया जाता है। तू याद कर रणजी में तू खेला था, तू याद कर उस सौराष्ट्र के मैच में तूने अच्छे रन बनाए थे। सोच तू ये तो वही बॉलर है जिसको उसने इतना बुरा मारा था, तेरा भला तू तेरा क्या बिगाड़ेगा ये। तो टीचर ही वो बंदा होता है जो मोटिवेट करता है, और जिस बच्चे का मोटिवेशनल लेवल हाई होता है वो किसी के रोके रुकता नहीं है। तो आपने कहा साहब ये मोटिवेट भी करता है। अगले पॉइंट से अभी केवल समझा देता हूं, फिर लिखवाऊंगा आपको। कहते हैं साहब इस सब्जेक्ट की समझ के आधार पर ही जो टीचर रहता है
वो अपने बच्चों के लिए बहुत जोरदार बात है। कहता है कि साहब उन बच्चों के लिए निर्देश भी देता है और उनको परामर्श भी देता है। निर्देश इंस्ट्रक्शन देता है, और परामर्श की जब बात करोगे वो उनको काउंसलिंग या गाइडेंस भी उनको देता है। तो आपने कहा निर्देश देना और परामर्श देना, ये किसे कहते हैं? निर्देश क्या है, परामर्श क्या है? बहुत सीधा सा जवाब होता है साहब, निर्देश भी एक तरह की सहायता होती है, परामर्श भी एक तरह की सहायता होती है। निर्देश वो देता है जो ज्यादा अनुभवी होता है, परामर्श भी वही देता है जो ज्यादा अनुभवी होता है, और किसको देता है? जो कम अनुभवी होता है। तो क्यों देते हैं निर्देश, क्यों देते हैं परामर्श? बड़ा सीधा सा तरीका होता है ताकि सामने वाला अपने आप में सुधार कर सके और अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। इसलिए हम उसको क्या देते हैं? निर्देश देते हैं, और इसलिए हम उसे क्या देते हैं? परामर्श देते हैं। तो आपने जवाब दिया कि सर जैसे कि, तो पहला जवाब आपको ध्यान रखना है कि कई बार आपने सुना होगा टीचर कहता है क्लास में खड़ा होकर कि बेटा जो कल होमवर्क करके नहीं लाया उसको कल क्लास में बैठने नहीं दो। निर्देश दे दिया। ये कहा टीचर ने कि जो कल याद करके नहीं लाएगा उसको देखो बेटा मैं क्या हाल करता हूं। ये निर्देश ही तो है। ये ट्रैफिक पुलिस में नियम बना रखे, जो रोड लाइट को जंप करेगा उसका चालान कटेगा। निर्देश ही तो है। ये टीचर भी कहता है बेटा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि टाइम दोबारा लौटकर आने वाला नहीं। ये निर्देश नहीं है, ये क्या है? परामर्श है ये। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा सर निर्देश भी सलाह होती है, परामर्श भी सलाह होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो भैया डिफरेंस क्या है जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। कहते जो निर्देश होता है वो हर कोई नहीं दे सकता। निर्देश हर कोई नहीं दे सकता। निर्देश वही देगा जिसके पास निर्देश देने का अधिकार होगा। मैं थोड़ी कह सकता हूं आपके, यदि आपने ये लाइन पार कर दी तो आपका चालान कट जाएगा। चालान कटने का निर्देश मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास इसका अधिकार ही नहीं है। मैं आपसे कहूं कि यदि जेब्रा लाइन आपने क्रॉस कर दी तो आपका चालान कटेगा, मैं नहीं कर सकता कि मेरे पास अधिकार नहीं है। पुलिस वाला कह सकता है इसको। इसका मतलब निर्देश हर कोई नहीं दे सकता, लेकिन परामर्श कोई भी दे सकता है। मार साहब वो आप पार्क में बैठे थे, आप जोर जोर से हंस रहे थे, आप किसी को देख देख कर। इस हंसने वाली क्या बात है? किसी को देखकर हंसते थोड़े बावड़ो, किसी को देखकर तो गंभीर होते हैं उल्टा, है ना? किसी को देखकर हंस रहे थे आप। पास में ही कुछ व्यक्ति बैठे थे और क्या कह रहे हैं वो? बेटा गलत बात है, अच्छे घर के लगते हो बेटा, है ना? और अपन चुपचाप गर्दन नीची कर ली। ये निर्देश थोड़ी था, ये क्या था? परामर्श था। कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, और जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर ये थोड़ी कहता है, जब दवाई लिखता है परहेज वगैरह बताता है, वो ये थोड़ी कहता है कि यदि तूने खट्टा खाया, तूने ठंडा खाया, तूने मसालेदार खाया तो देख बेटा तेरा हेलीकॉप्टर बनाता। डॉक्टर कहता है क्या ये बात को? डॉक्टर नहीं कहता ना। मतलब डॉक्टर निर्देश नहीं दे रहा है, डॉक्टर तो नीचे गर्दन करेगा, ठंडा मत खाना, ये मत खाना। हालांकि मन में फिर भी पता क्या बोल रहा है? खूब खाना और जल्दी जल्दी आना। डॉक्टर परामर्श देता है, डॉक्टर निर्देश नहीं देता। टीचर दोनों ही दे सकता है, निर्देश भी और परामर्श भी। क्या है ये? सलाह होती है। क्यों दी जाती है? ताकि सामने वाला अपनी क्षमताओं में विस्तार कर सके। क्यों दिया जाता है? ताकि सामने वाला प्रोग्रेस कर सके, आगे बढ़ सके। तो टीचर इसके आधार पर बच्चों को निर्देश भी देता है और उनको परामर्श भी देता है। आपने कहा सर और क्या रहेगा? तो भाई नेक्स्ट आपको बताना होगा कि इसके आधार पर जो टीचर होता है वो बच्चों का मापन अच्छे से कर लेता है और बच्चों का मूल्यांकन भी अच्छे से कर लेता है। आपने कहा सर मापन किसे कहोगे और मूल्यांकन किसे कहोगे? मापन का मतलब मेजरमेंट होता है और मूल्यांकन का मतलब होता है इवैल्यूएशन। आप मुझे बताइए, आप टीचर हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो क्या आप ये चेक नहीं करोगे बच्चों ने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा? बच्चों की कितनी समझ में आया, बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा? यही तो कहलाता है मापन एवं मूल्यांकन।
तो टीचर को मदद करती है ये सब्जेक्ट मापन एवं मूल्यांकन करने में। आपने कहा सर और बताइए, कहता ये सब्जेक्ट टीचर की मदद करती है। बोला किस में? जवाब रहेगा निदान एवं उपचार में। तो आपने कहा सर निदान किसे कहेंगे? एक बच्चा रोज लेट आ रहा है, आपका कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनता है, आप चेक करो बच्चा लेट क्यों आ रहा है। तो बच्चा लेट आ रहा है ये प्रॉब्लम है एक ये, और आप ये चेक कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम क्यों है, मतलब बच्चा लेट क्यों आ रहा है, यही कहलाता है निदान कहलाता है। निदान शब्द का मीनिंग होता है किसी भी समस्या के कारणों को जानना। और उपचार हम किसे कहते हैं? तो उपचार जो शब्द है आपका, उस उपचार शब्द का मतलब होता है कि बालकों की समस्या के कारणों को दूर करना। बच्चा लेट इसलिए आ रहा है क्योंकि बच्चे को घर पर काम करवाया जाता है। अब टीचर बच्चों के माँ बाप से क्या बोल रहा है कि भाई बच्चे से आप सुबह काम मत करवाइए, क्योंकि सुबह काम करवाने से बच्चा स्कूल में लेट पहुंचता है। तो जब वो सलाह दे रहा है बच्चों को कि भाई आप लेट बच्चा होता है इसलिए काम मत करवाइए, तो ये कहलाता है समस्या का निवारण करना। तो आपने क्या जवाब दिया? कहते हैं निर्देशन और परामर्श में भी मदद करता है, मापन मूल्यांकन में भी ये सब्जेक्ट मदद करता है, और ये सब्जेक्ट निदान एवं उपचार में भी मदद करता है। तो नेक्स्ट आप लिखिएगा, शिक्षक को यह विषय निर्देश या निर्देशन एवं परामर्श करने में भी मदद करता है। शिक्षकों को यह विषय निर्देशन एवं परामर्श करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट लिखिएगा, यह विषय शिक्षकों को बालकों का मापन एवं मूल्यांकन करने में सहायता करता है। नेक्स्ट लिखिएगा, यह विषय बालकों की समस्याओं का निदान एवं उपचार करने में मदद क्या निदान और उपचार का मीनिंग अलग से लिखाऊं क्या आप लोगों को? क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, इससे प्रश्न बनेगा निदान वाले से। नेक्स्ट लाइन में केवल नोट करके लिख दीजिएगा, यहां से प्रश्न आएगा आपका निदान वाले से। निदान छोटा सा हेडिंग कर दीजिएगा और निदान में लिखिएगा, निदान शब्द का अर्थ होता है, निदान शब्द का अर्थ होता है बालकों की
बालकों के अधिगम या व्यवहार संबंधी समस्याओं के कारणों का अध्ययन करना या मालूम करना सेकंड लिखिएगा इसका उपचार। ये पहला हो गया, निदान शब्द हो गया है, और निदान के बाद में दूसरा जो शब्द है आपका वो हो गया है आपका उपचार। और उपचार में लिखिएगा उपचार शब्द का अर्थ होता है, उपचार शब्द का अर्थ होता है निवारण करना, कॉमा करके लिखिएगा, निदान के द्वारा बालकों के जिन समस्याओं को ज्ञात किया जाता है, समस्याओं को ज्ञात किया जाता है, उन्हें जब शिक्षक दूर करता है उसे उपचार कहते हैं, उसे उपचार कहते हैं। ये था भाई आपका निदान उपचार। और आपने यहां पर पढ़ा है कि टीचर को इस सब्जेक्ट का नॉलेज क्यों होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इससे आगे बढ़कर, और यदि सही मायने में बात करें तो मुझे लगता है कि ये वो प्रश्न है जो शायद किसी रूप में सही चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है, और वो रहेगा आपका शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र। अब शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र किसे कहते हैं? इंग्लिश में कार्यक्षेत्र को कहते हैं स्कोप, कहते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, इसको हम कहते हैं। ठीक है भाई, ये है भाई आपका स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। अब किसे कहोगे आप कार्यक्षेत्र, ये थोड़ा देखने वाली बात रहेगी कि कार्यक्षेत्र किसे कहते हैं, और इंग्लिश में बात करें तो हम स्कोप किसे कहते हैं। तो इसको छोटे से उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम ये जो कार्यक्षेत्र है, किसका कार्यक्षेत्र है? शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र। तो थोड़ी देर के लिए हम शिक्षा मनोविज्ञान मान लेते हैं, शादी मान लेते हैं, मैरिज मान लेते हैं इसको, कि ये शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक मैरिज का नाम है। अब आपसे पूछा जाए यदि कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान एक मैरिज का नाम है, तो आप मुझे बताइए कि कोई प्रश्न पूछता है कि भाई मैरिज में दूल्हा और दुल्हन के अलावा क्या होना जरूरी है? तो कहते साहब पंडित भी होना जरूरी है, दूल्हा भी होना जरूरी है, यूं मान लेते हैं, दुल्हन का होना भी जरूरी है, डेकोरेशन का होना भी जरूरी है, और बारात का होना भी जरूरी है। भाई आतिशबाजी हो गई, बोला इसको तो भूल ही गए आप, बोला इसको तो क्या कर दिया आपने, भूल ही गए। बोला आतिशबाजी भी जरूरी होती है, हाँ यही जरूरी होती है सबसे पहले। आप मुझे बताइए
आपने, हाँ डेकोरेशन हो गया है, बैंड बाजा बारात आपने बोल दिया है, तो ये सारे के सारे आपने नाम गिनाए। बारात से चूंकि याद आ गया बारात से बताना पड़ेगा आपको। कहते साहब बारात से याद आया कि एक समय पर आप में से किसी एक बंधु की, सबकी नौकरी लग गई थी, सबकी शादी ब्याह होने हैं। मुझे लगता नहीं कोई ऐसा होगा जो फ्री होकर बैठा है क्या? कोई ना बताएगा, है ना, कोई ना बताएगा। चलो कोई बात नहीं, हो गई नहीं हुई कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्या हुआ कि आपकी जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद में आपकी पोस्टिंग हो गई आपकी। अरे रुको रुको देवता, रुको यार, कोई बात नहीं, नहीं हुई, सपने में चले गए। चलो कोई बात नहीं, हकीकत में आना पड़ेगा बेटा। चलिए, तो आपकी पोस्टिंग मिली, आपकी ज्वाइनिंग आपको अच्छे वाले स्कूल में मिल गई जहां आप चाह रहे थे। उसके बाद में सबको मालूम है भाई शादी वाला काम आता है, घर वाले भी कहते हैं भाई फ्री करो एक बार करके इनको। तो आपकी शादी हुई, मतलब बारात फिक्स होने की डेट फिक्स हो गई आपकी, सारा खरीदारी वरीदारी आपकी हो गई, बारात जाने वाली थी आपकी। उसी समय पर लड़की वालों की तरफ से मैसेज आया, बारात में नहीं, कैंसिल वाला नहीं आया, कैंसिल वाला नहीं आया, कार्यक्रम तो फिक्स था बिल्कुल। बस संदेश ये आया था कि आपकी बारात में कोई भी सिंगल बुजुर्ग व्यक्ति नहीं आना चाहिए। अब इस बात को सुनने के बाद में फूफा जी और मामा जी तो रूस गए, नाराज हो गए। वो तो बोला हमारा क्या होगा, हमने तो अच्छे वाले कपड़े पहनाए हैं, लिए हैं हमने। तो अब साहब क्या हुआ, सुनो पहले, सुनो अभी बात, उस पर ध्यान दो कि हुआ क्या है आखिर। तो अब हुआ क्या कि साहब रिश्तेदार आपस में लड़ाई होने लगी उनके बीच में कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। जवान तो खुश थे, बोला अच्छा है ना, ये डोकरे नहीं जाएंगे, बुजुर्ग नहीं जाएंगे, तो कम से कम अपने को डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे, ये आराम से डांस करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। तो वो तो बड़े खुश थे बेटे, गाड़ी में जाकर बैठ गए सज धज के एक बार। अब वो बेचारे बुजुर्ग थे ना, उनको टेंशन हुई, बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है। अभी जो लड़के के या लड़की के फूफा लोग होते हैं ना, बड़े तेज होते हैं बेटा, ये इनका काम ही होता है नाराज होने का, और आधा सा परिवार इनको मनाने में लगा रहता है। तो एक ऐसा ही करामाती फूफा था, वो क्या करता है, मौका पाकर उस गाड़ी में जाकर बैठ जाता है जहां पर खूब सारे कपड़े रखे हुए थे। तो उन कपड़ों के बीच में जाकर बैठ जाता है और बारात पहुंच जाती है वहां पर। अब जब बारात पहुंचती है लड़की वालों के गांव में, नगर में, शहर में, तो उसको पहले ही रोक दिया जाता है और लड़की वालों की तरफ से एक व्यक्ति आता है और ये कहता है कि भैया हम आपको तभी यहां पर घर पर बुलाएंगे, तभी फेरे की रस्म होगी, तब ये पास में बहने वाली जो नदी है पानी की, इसको दूध से भर दिया जाए। मतलब जब पानी नहीं बहना चाहिए, इसमें क्या बहना चाहिए, इसमें दूध बहना चाहिए। अब जो आए थे सज धज के जवान लोग, वो जो डांस कर रहे थे, उनका सारा सुरूर गायब हो गया। बोला ऐसे कैसे पॉसिबल है कि इस बहते पानी में दूध भला कैसे बह सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। लड़का भी बेचारा माथा पकड़कर बैठ गया, बोला ये मौका भी हाथ से गया। बोला इतने दिन से मौके जा ही रहे थे, बोला अब की बार लगा कि शायद इस बार बात पक्की है, बोला ये भी मौका गया। अब साहब वो फूफा जी जो थे गाड़ी में बैठे हुए, वो सारी बात सुन रहे थे बेटा। वो तुरंत निकलकर बाहर आता है, और उसको निकलकर जब बाहर आता है तो जो बाराती थे, यंगस्टर्स थे, वो बड़े खुश होते। बोला फूफा जी ये क्या, बोला आप कहां से। अरे फूफा जी, बोला आप तो बड़े तेज निकले, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। तो वो लड़के फिर बेचारा अपना दर्द बता रहे थे कि ऐसा लगता है फूफा जी खाली हाथ लौटना पड़ेगा। बोला क्या हुआ, बोला कंडीशन ये रखी है कि इस पानी की जगह यदि दूध बहे तो शादी फिक्स है, अदरवाइज शादी फिक्स नहीं है। तो फूफा जी ने कहा, बोला ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बाएं हाथ का खेल है। आप संदेश भिजवाओ लड़की वालों के पास में कि तुम पानी को खाली करने का प्रयास करो, हम दूध लाने की तैयारी करते हैं। अब आप बताओ मेरे भाई, नदी खाली होने से किसी के पिताजी से रही। अब जब नदी खाली नहीं होगी तो दूध की गंगा बहने का सवाल ही नहीं उठता। ये तो एक बारात का एक एविडेंस था यहाँ पर, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए शिक्षा मनोविज्ञान को हम बारात या शादी मान लेते हैं, तो जिस तरह से शादी में बहुत सारे लोगों का सम्मिलित होना जरूरी है, बारात भी होगी, कैटरिंग भी होगी, लड़के वाले, डेकोरेशन वाले, फ्लावर्स वाले,
सब लोग शामिल होंगे, उन्हीं को कहा जाता है शादी का कार्यक्षेत्र। क्या कहोगे? शादी का कार्यक्षेत्र। कि एक शादी में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, उनको काउंट किया जाता है शादी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत। ठीक वैसे ही यदि आपसे कहते हो शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र, तो आपको जवाब देना है कि साहब शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत वो कौन कौन सी बातें हैं जो इसमें शामिल होती है, वो कौन सी बातें हैं जिनका शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन करना जरूरी है, उन्हीं को कहा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र। क्लियर है आप लोगों को? शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र का मतलब है कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान में आखिर कौन कौन सी बातें हैं जिनको शामिल किया जाता है, जिनको इंक्लूड किया जाता है, उनके लिए नाम आया आपका कार्यक्षेत्र। और सबसे मजेदार बात यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र को जिस व्यक्ति के द्वारा बताया गया, उस व्यक्ति का नाम है लिंडग्रेन। क्या नाम है भाई? लिंडग्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र नहीं है। नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र नहीं है। हमें मालूम होगा कौन सा है, तो हमें नहीं का जवाब देने में दिक्कत नहीं होगी। तो आपने कहा सर कौन सा होता है, तो भाई देखिएगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले इंपोर्टेंस पढ़ी थी, और वो इंपोर्टेंस यदि अपने को याद है तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला कहता है कि साहब इसका अध्ययन का जो इसके अध्ययन का जो पहला क्षेत्र होता है, वो हम कहते हैं बालक का विकास। बाल विकास होता है। हम सबसे ज्यादा इस सब्जेक्ट में किसका अध्ययन करते हैं? बालक के विकास के बारे में। बच्चा कैसे विकास करता है, बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, बच्चे के विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, ये सब जवाब आपको देने हैं। और उसी को आपने जवाब दिया, बालक के विकास का अध्ययन करना। नेक्स्ट रहेगा अगले वाला, और उसने आपने जवाब दिया है अधिगम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब प्रोसेस ऑफ लर्निंग का मतलब क्या रहेगा? एक बालक सीखता कैसे है। आप मुझे बताइए, मैं आपकी यदि बात करूं और आपसे पूछूं कि आप लोग कैसे सीखते हो, तो सबका जवाब अलग होगा। फिर सबका अलग होगा। कहेगा गुरुजी हम तो क्या ध्यान से सुनते हैं फिर सीखते हैं। कोई कहेगा सर मैं तो क्या पढ़ता हूं उससे सीखता हूं मैं। कोई कहेगा कि सर मैं तो क्या एक्सरसाइज करता हूं बार बार, अभ्यास करता हूं बार बार, उससे सीख जाता हूं मैं। कोई कहेगा सर मैं तो नोट्स बनाता हूं मैं तो। कोई क्या कहेगा सर मैं तो लिख लिख कर सीखता हूं। कोई कहेगा सर मैं तो बोल बोल कर सीखता हूं। कोई कहेगा सर मैं तो घूम घूम कर सीखता हूं मैं तो। कोई ऐसा भी होगा जो कहेगा सर मैं तो कपालभाति करते करते सीखता हूं। कोई ये भी कहेगा सर मैं तो चूरण खा खा कर सीखता हूं ना, बंगाली बाबा का चूरण 3 इडियट में था तो सही, वो बार बार में चूरण खाता था, पढ़ता था, वो चूरण खाता था। वो क्या नाम था? नाना चतुर, है ना? वेरी गुड। तो क्या रहता है, हर बच्चे की जो सीखने की गति होती है, हर बच्चे के सीखने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। और इस सब्जेक्ट में यही अध्ययन किया जाता है कि एक बच्चा सीखता कैसे है। नेक्स्ट आपने कहा है अधिगम की परिस्थिति। परिस्थिति का मतलब होता है एनवायरमेंट ऑफ लर्निंग, सिचुएशन ऑफ द लर्निंग। एक बालक कौन से वातावरण में, कौन से परिवेश में अच्छा सीखता है, इसका अध्ययन भी इस सब्जेक्ट में किया जाता है। सपोज करिए आप लोग, हो सकता है कि ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो केवल पढ़ाई के लिए जयपुर में आए होंगे। तो जब आप पढ़ाई करने के लिए जयपुर में आए होंगे, जहाँ भी आप लोग रह रहे होंगे, तो जहाँ पर भी आपने सबसे पहले विजिट किया होगा घर लेने के लिए, कमरा लेने के लिए, पीजी लेने के लिए, हॉस्टल लेने के लिए, रूम लेने के लिए, तो आपका इंटरव्यू हुआ होगा पहले। खाते पीते हो ना? हम तो चूरण खाते हैं, है ना? मतलब उसका भी नॉनसेंस जवाब होता है, खाते पीते हो
और हमारा भी नॉनसेंस जवाब है ना। अरे भाई खाते पीते नहीं तो जीवित कैसे रहेंगे? बोला भाई, बोला खूब खाते हैं 3 टाइम और इतना पीते कि पानी की बोतल साथ में लेकर जाते हैं। अब वो बेटा झेपेगा नहीं झेपेगा? उसका स्टूपिड क्वेश्चन होता है, खाते पीते हो? अपन कहते हैं ना, कोई मिलने वाला तो नहीं आएगा? जवाब नहीं, नहीं कोई नहीं आएगा। अपना जवाब है, आप घर दामाद थोड़ी रख रहे हो हमें कोई घर दामाद थोड़ी रख रहे हो भाई। आप हमें किराए पे कमरा दे रहे हो, माँ भी मिलने को आ सकती है, पिताजी भी मिलने को आ सकता है, भाई भी मिलने को आ सकता है। लोकतंत्र है मेरे भाई, ये डेमोक्रेसी है। ये आपको जमता है तो रखो, नहीं जमता मत रखो। वही किराया दे रहा हूं जितना आप चाहते हो। तो वहां पर अपन क्या कहते हैं कि सामने ना कोई मिलने नहीं आएगा। फिर कहेगा कितने बजे आ जाओगे? रात को 8 बजे, बाद में एंट्री एग्जिट नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाई? कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, यदि कल क्लास का टाइम बदल जाता है तो 8 बजे के बाद जाओगे नहीं जाओगे? जाओगे। सुबह 5 बजे से पहले लॉक नहीं खुलेगा। हाँ ठीक है ठीक है। क्यों भाई? मॉर्निंग वॉक करने की आदत है आपको, जाना होगा, जाओगे आप लोग। हम हर चीज में यस नो कह रहे हैं। हम एक बार भी नहीं पूछते उससे। यदि रूम पब्लिक प्राइवेट ले रहे हो, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? हमने नहीं पूछा इससे, हमने नहीं पूछा उससे। रेडियो टेलीविजन तो ऊंची आवाज में नहीं चलाओगे ना, अपन नहीं पूछ रहे। ये अपन उससे ये नहीं पूछ रहे कि भैया साफ सफाई रखते हो नहीं रखते हो। लेकिन जब 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने बाद जब आपको नहीं जचता तो आप वो जगह चेंज करते हो और केवल एक बात कहते हो, माहौल अच्छा नहीं था, वातावरण अच्छा नहीं था। इसका मतलब हुआ कि हमारे सीखने में हमारे माहौल का, हमारे वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और एक बच्चा कौन से वातावरण में अच्छी तरीके से सीखता है उसका भी अध्ययन किया जाता है। कौन से सब्जेक्ट में? तो आपका जवाब रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान में। तो कहते हैं अधिगम की परिस्थितियों का अध्ययन भी किया जाता है इस सब्जेक्ट के अंतर्गत। ये जो 3 नाम हैं, इन 3 नामों पर सबसे ज्यादा महत्व दिया है। इन 3 कामों को, 3 क्षेत्रों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। किसके द्वारा? लिंडग्रेन के द्वारा। ऐसा नहीं केवल 3 ही है, नाम तो अभी 2 और है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट माना है वो इन 3 को माना है। एग्जाम में आने वाला प्रश्न है कि यदि कोई आपसे पूछ ले कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का, प्रश्न ध्यान से सुन लीजिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु किसे माना जाएगा? बालक को माना जाएगा। किसको माना जाएगा? बालक को माना जाएगा। क्योंकि हम चाइल्ड डेवलपमेंट में, एजुकेशन साइकोलॉजी में हम पढ़ते ही किसके बारे में? बच्चे के बारे में। तो आपसे पूछा जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु किसे माना जाएगा? बालक को माना जाएगा। 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र सबसे ज्यादा कौन से माने? पहला है बालक के विकास का अध्ययन, कहता है अधिगम की प्रक्रियाओं का अध्ययन, और कहता है अधिगम की परिस्थितियों का अध्ययन। 4th और 5th क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। तो कहते हैं साहब ये जो 4th और 5th है, इसमें वही 2 नाम आते हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए थे। एक आएगा आपका मापन एवं मूल्यांकन का अध्ययन। देखिए साहब, मापन और मूल्यांकन, बच्चे का विकास कैसे हो रहा है, बच्चे का हाइट क्या है, वेट क्या है, बच्चे का इंटेलिजेंस कितना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मापन करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा। और बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चे का इंटरेस्ट कैसा है, बच्चे की एबिलिटी क्या है, बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मूल्यांकन। तो मापन भी हम करते हैं, मूल्यांकन भी हम करते हैं, और इनकी विधियां कौन कौन सी होती है इसका अध्ययन भी हम कौन से विषय के अंतर्गत करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत। और जो 5वां और जो लास्ट आता है वो वही है जिसकी जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है, और वो है आपका निर्देशन और परामर्श की विधियों का अध्ययन। आप मुझे बताइए, आपने मूल्यांकन किया, आपने बच्चों का एग्जाम लिया, आपने टेस्ट लिया, आपने बच्चों का टेस्ट लेने के बाद में कुछ बच्चों का रिजल्ट कम था, है ना भाई? कुछ बच्चों का रिजल्ट क्या था? कम था। क्या करोगे आप? हेलीकॉप्टर। ये गलत सिखा दिया मैंने आपको यार, स्कूल में मत कर लेना कहीं हेलीकॉप्टर।
मामला खराब हो जाएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम बताऊंगा उसके बारे में। उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 17, कहता है कि यदि कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को फिजिकली या मेंटली हैरेस करता है, टॉर्चर करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई दोनों हो सकती है, जेल का रास्ता भी दिखाया जा सकता है, और अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में जॉब, समझ गए ना आप लोग। इसका मतलब ये तो भूल ही जाओगे हेलीकॉप्टर बना देंगे, ये तो ख्वाबों में बनाते रहे ना हेलीकॉप्टर। बोला मेरे को आज उस बच्चे ने ऐसा बोला और उसकी आज मैंने रेल निकाल दी, तो वो सपनों में तो निकाल सकते हो आप, हकीकत में निकाल दिया तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। क्योंकि टीचरों के लिए कानून बहुत सख्त बना रखे हैं। तो आप हेलीकॉप्टर तो नहीं बना सकते। बच्चे का रिजल्ट कम आया, क्या करोगे? पहले तो काम करोगे निदान एवं उपचार। बच्चे का रिजल्ट कम है, क्यों आया, है ना भाई, क्यों आया, क्या वजह रही, कहां पर कमी रही, इसके लिए हमें करना होगा निदान। जब निदान करोगे उसके बाद में हम उपचार करेंगे। उपचार करते समय हम बच्चों को क्या दे सकते हैं? निर्देशन और पर बेटा ऐसी गलती दोबारा मत करना, दोबारा ये गलती कर दी तो देख तू फेल हो जाएगा फिर दोबारा से। बेटा तू दोबारा तूने ऐसी गलती कर दी, तू फेल हो गया, मैं तुझे स्कूल से निकाल दूंगा, तेरे को निर्देश है ये। और परामर्श, देख बेटा आप पढ़ाई करोगे तो नाम मिलेगा आपको, सब तारीफ करेंगे आपके, सब प्रशंसा करेंगे आपके, आपके पेरेंट्स आपको प्राइज देंगे आपको। ये क्या है? आपका परामर्श है। तो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का कार्यक्षेत्र किसके द्वारा बताया गया? लिंडग्रेन के द्वारा बताया गया। टोटल कितने भाग बताए? 5 बताए। पहला कौन सा? बालक के विकास का अध्ययन। दूसरा अधिगम की प्रक्रिया का अध्ययन। थर्ड कौन सा? अधिगम की परिस्थिति का अध्ययन। फोर्थ कौन सा? मापन एवं मूल्यांकन की विधियों का अध्ययन। और निर्देशन एवं परामर्श की विधियों का अध्ययन। तो हेडिंग बना रखा है आपने, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का कार्य क्षेत्र, और इसमें लिखिएगा लिंडग्रेन ने बालक के अध्ययन के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र को निम्न भागों में विभाजित किया। सबसे पहला लिखिएगा बाल विकास का अध्ययन। बाल विकास का अध्ययन पहला है, बाल विकास का अध्ययन। सेकंड लिखिएगा, सेकंड लिखेंगे सीखने के प्रक्रियाओं का अध्ययन। सीखने की प्रक्रियाओं का अध्ययन। सीखने की प्रक्रियाओं का अध्ययन। सीखने की प्रक्रियाओं का अध्ययन। नेक्स्ट रहेगा सीखने के परिस्थितियों का। सीखने की परिस्थितियों का अध्ययन। सीखने की परिस्थितियों का अध्ययन।
सीखने की परिस्थितियों का अध्ययन। नेक्स्ट लिखिएगा मापन एवं मूल्यांकन की विधियों का अध्ययन। मापन एवं मूल्यांकन के विधियों का अध्ययन। नेक्स्ट लिखिएगा निर्देशन एवं परामर्श की विधियों का अध्ययन। निर्देशन एवं परामर्श की विधियों का अध्ययन। ये भाई आपका जवाब है लिंडग्रेन के अनुसार। नेक्स्ट लाइन में अब कुछ भी लिखने से पहले एक बात को ध्यान रख लीजिएगा, एक प्रश्न हमारे एग्जाम में आएगा, अप्लाइड प्रश्न रहेंगे, उसमें पूछा ये जाएगा कि टीचर को क्लास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। ये अप्लाइड प्रश्न बनेगा। सपोज करिए कोई बच्चा है होमवर्क नहीं करता है, हो सकता है कोई बच्चा है जो लेट आता है, हो सकता है एक बच्चा क्लास में जवाब नहीं देता है। ऐसी कंडीशन आपको देंगे और आपसे पूछेगा कि एक टीचर के रूप में आपको क्या करना चाहिए या एक टीचर के रूप में आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो ये अप्लाइड प्रश्न बनेगा। कंडीशन दे देगा, लेट आ रहा है, जवाब नहीं दे रहा है, रिजल्ट कम जा रहा है, आप क्या करोगे। तो ऐसा कंडीशनल प्रश्न रहेगा। तो उन कंडीशंस को मैं आपको लिखवा रहा हूं डायरेक्टली एक एक करके। तो आप हेडिंग बना दीजिएगा कि यदि, नोट करके लिखना है हमें, यदि एक बालक कक्षा में, ये पॉइंट है, कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये इसको अंडरलाइन कर देना लिखने के बाद में। यदि एक बालक कक्षा में विलंब से आता है, यदि एक बालक कक्षा में विलंब से आता है, असामान्य व्यवहार करता है, असामान्य व्यवहार करता है, शिक्षण में रुचि नहीं लेता है, शिक्षण में रुचि नहीं लेता है, तो शिक्षक को करना चाहिए। तो शिक्षक को करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए शिक्षक को, एक एक करके हम पॉइंट्स लिखेंगे। पहले क्या करना चाहिए और फिर क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए वो बाद में लिखेंगे, पहले लिखता है क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला लिखिएगा कारणों को जानने का, कारणों को जानने का प्रयास करना चाहिए, कारणों को जानने का प्रयास करना चाहिए, कारणों को जानने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा लिखिएगा बालकों को
बालकों को अभिप्रेरित करना चाहिए, बालकों को अभिप्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट लिखिएगा, बालकों से चर्चा करनी चाहिए, बालकों से चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट लिखिएगा, बालकों के लिए रोचक का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, है ना भाई, इंटरेस्टिंग को बोलते हैं रोचक एवं प्रेरक पूर्ण। प्रेरक का मतलब वही होता है मोटिवेट, है ना, मोटिवेशनल। प्रेरक पूर्ण योजनाओं, प्लानिंग्स को कहते हैं, योजनाओं का निर्माण करना चाहिए। बालकों के लिए रोचक एवं प्रेरक पूर्ण योजनाओं का निर्माण करना चाहिए। ये तो वो वाले काम है जो आपको करने चाहिए। अब हम लिखेंगे कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो हेडिंग करिएगा आप छोटा सा, कार्य जो नहीं करने चाहिए, कार्य जो शिक्षक न करे, कार्य जो शिक्षक न करे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय पहले वाले के। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वाले की तुलना में, कि कार्य जो शिक्षक नहीं करे वो कौन से होने चाहिए। तो पहला लिखिएगा, बालकों को क्या हुआ, अरे फिर वही हेलीकॉप्टर। तो मैंने पहले ही मना कर दिया ना, हेलीकॉप्टर तो सोचना ही नहीं है, हेलीकॉप्टर तो बनाना नहीं है। कल मैंने बताया था, शायद उदाहरण दिया था कल आपको, कल बताया था शायद मैंने आपको। एक बच्चे को टीचर ने पीटा था, बताया था कल या परसों। उसकी मां आ गई थी स्कूल में, नहीं बताया था क्या? यही जयपुर की बात थी। जयपुर में सीकर रोड आपने देखा होगा कईयों ने। सीकर रोड पर मुरलीपुरा स्कीम एक जगह पड़ती है, उसमें एक सरकारी स्कूल भी है सब्जी मंडी के पास में। तो कहते हैं कि वहां पर आसपास में छोटी छोटी ढाणियां बनी हुई है। मुरलीपुरा में जब हम बात करते हैं बाईपास के आसपास, तो आपको मालूम है ज्यादातर सरकारी स्कूलों में ढाणियों के बच्चे ही आते हैं, गरीब के बच्चे आते हैं। थोड़ा भी पैसे वाला होता है भाई, वो प्राइवेट में भेजता है वो। तो क्या हुआ कि एक बच्चे की किसी टीचर ने गुस्से में आकर कोई छोटी मोटी पिटाई कर दी थी, छोटी मोटी, मतलब केवल कान पकड़ के ऐसे घुमाया होगा एक दो बार ऐसे करके। टीचर क्या दो ही पिटाई करता है, तो कान को पकड़ के ऐसे ऐसे करके घुमा के ले आया था चारों दिशाओं में। हाँ वो उंगली, वो तो खैर हाई लेवल का टॉर्चर है, वो तो है ना, वो तो खैर बहुत वैसा मामला हो जाएगा, संगीन वाला। और ज्यादातर फिर क्या करेगा, बाल को पकड़ा घुमाता रहा ऐसे करके, ये कुछ काम होते हैं, ये कान या बाल पकड़े जाते हैं। अब कहते हैं कि उस टीचर ने किसी बच्चे को थोड़ा बहुत टॉर्चर किया होगा, पीटा होगा। अब इंटरवल का पीरियड हुआ। अब जब इंटरवल का पीरियड हुआ तो क्या हुआ कि वो बच्चा क्लास से बाहर निकल कर आया और उसके पीछे पूरी क्लास, हीरो बन गया वो तो, है ना। वो आगे आगे चल रहा है ऐसे करके, और उसका जो बैग था वो बैग भी औरों ने पकड़ा हुआ था, है ना। वो तो हीरो बन गया ना क्लास का। कुछ लोगों ने ऐसे उसका ऐसे ऐसे करके, ऐसे हाथ ऐसे डाल के, और वो पकड़ा हुआ था, ऐसे करके लेके जा रहे थे उसको। अब वो समझ गए समझने वाले तो कि आज महाभारत पक्की है। थोड़ी देर के बाद में वो पूरी क्लास के बच्चे, वो जख्मी बच्चा जिसको जख्मी चोट पहुंची थी वो वाला बच्चा अपनी माँ के साथ आ रहा था। माँ वही लोकल जो ड्रेस रहती है आपका, ओढ़नी वगैरह ओढ़ के, और वो सब जो लोकल ड्रेस रहती है उसको पहन के आई,
और पता है हाथ में क्या था उसके हाथ में था जो गाय भैंस को बांधते हैं ना लोहे की जंजीर से, सांकड़। वो सांकड़ को लेके आई और डायरेक्टली स्टाफ रूम में घुसी और देसी गाली काटते हुए बोली, कहां है वो मास्टर, आज उसको मैं बांध के लेकर जाऊंगी। अब मेरे भाई ये कहना हुआ और वो टीचर भागा बेटा स्टाफ रूम में से। अब वो टीचर भागे फिरे और वो महिला पीछे पीछे उस सांकड़ को लेकर घूमे। वो जमाना जब चला गया, जब हमारे माँ बाप, भाई हमें तो बोला था, आपका नहीं पता, हमारा पिताजी तो लिखित में देकर आता था सहमति, मतलब और तो मौखिक बोलते थे, हमारे पिताजी लिखकर कहते थे, बोला जहां मर्जी है लिखवा ले, नहीं पढ़े तो तोड़ के रख देना, है ना। और टीचर भी अपनी पूरी पर्सनल लाइफ की फ्रस्ट्रेशन, है ना, वो अपने ऊपर ही निकालता था वो, और इतने प्यार से पीटता था भाई, देख इसको लगी नहीं, इसको और जोर से उछल के मार रहा है, ये ले देख इसको तो लगी नहीं, देख ये तो रोया ही नहीं, अभी रुक, अभी और उछल के मार रहा है। अब अपने को यही समझ में नहीं आ रहा कि हमारी तारीफ कर रहा है, हमारी धुलाई कर रहा है ये। तो हम तो क्या सोच रहे हैं कि तारीफ कर रहा है हमारी ये, कि हमें लगता ही नहीं, हमें चोट ही नहीं होती, तो हम तो क्या उस दर्द को भी पी जाते थे। बाद में समझ में आया कि बेटा प्रेम प्रेम में क्या धुलाई करते। लेकिन आज आप बताइए, आज कानून आ गए हैं, नियम आ गए हैं, आज माता पिता भी ये कहते हैं मारना नहीं साहब, है ना, मारना नहीं। ये कानून भी कह चुका है, माता पिता भी कह चुके हैं, टीचर भी समझ चुका है। तो भाई वो हेलीकॉप्टर तो सपनों में ही बनाएंगे उसको, है ना, उसको प्रैक्टिकली अपन नहीं बना सकते। तो पहला जो जवाब रहेगा, वो पहला जवाब लिखेगा, बालकों को गांव वाले जो लोग होते हैं, आपको मालूम है, गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है और गुस्सा गायब भी जल्दी। आपने खूब देखा होगा, आप लोगों ने स्कूल के ताला लगा दिया है और बाहर बैठ गए, अब ताला लगाया, सोचो गुस्सा कितना गजब का रहा होगा, लेकिन वो तुरंत गुस्सा पिघल भी जाता है। तो गुस्सा आता भी जल्दी है, गुस्सा जाता भी जल्दी है, लेकिन इस गुस्से की वजह से कईयों का करियर खराब हो जाता है। क्योंकि एक बार यदि अपने खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए, कोई लिखित में एक झूठी दे दे, कोई लिखित में यदि झूठी खबर भी किसी ने अपने बारे में दे दी, फिर डिपार्टमेंट कोई भी हो वो बख्शता नहीं। तो अपना तो क्या है, क्यों मारो, जरूरत ही नहीं है अपने को, पढ़ेगा तो पढ़ लेगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा, प्यार से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपने कहा बालकों को शारीरिक एवं, हाँ जी वही, मानसिक रूप से प्रताड़ना, मतलब टॉर्चर को कहते हैं ये, प्रताड़ना नहीं देनी चाहिए। टॉर्चर को बोलते हैं प्रताड़ना, फिर बता देता हूं। अगला जवाब लिखिएगा, बालकों को कक्षा या विद्यालय से बाहर नहीं करना चाहिए। बालकों को कक्षा या विद्यालय से बाहर नहीं करना चाहिए। अगला जवाब है, बालकों की शिकायत माता पिता या अन्य शिक्षकों से सामान्यतः नहीं करनी चाहिए।
बालकों की शिकायत माता पिता या अन्य शिक्षकों से सामान्यतः नहीं करनी चाहिए छोटी छोटी बातों के लिए। देखो, विशेष परिस्थिति होती है जिसमें तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, अमूमन नहीं करना चाहिए कि हर छोटी बात के लिए पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हो, हर छोटी बात के लिए और टीचरों को इन्वॉल्व कर रहे हो, वो जो ठीक नहीं है। नेक्स्ट लिखिएगा, बालकों के सार्वजनिक का मतलब होता है पब्लिकल, बालकों की सार्वजनिक निंदा या आलोचना, सार्वजनिक का मतलब पब्लिकल होता है, निंदा या आलोचना नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा कई टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों को नीचा दिखाने का कोई प्रयास नहीं छोड़ते। जब भी बच्चा देता है वो इधर आ तू, अजीब अजीब नाम देते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम लेते हैं उसका। तो ये क्या है, इसको देखो, ये 5वीं क्लास का बच्चा है, इसे कुछ नहीं आता, पूरी क्लास के सामने उसको आप इंसल्ट कर रहे हो। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि इंसल्ट आप करोगे बच्चे का कॉन्फिडेंस गिरेगा, और जब बच्चे का कॉन्फिडेंस गिरेगा बच्चे में हीन भावना आएगी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, और जब बच्चे में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा वो बच्चा कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, उसका निंदा नहीं करना है, उसको आलोचना क्रिटिसाइज नहीं करनी है, और सबके सामने तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब ये तो रहा भाई आपके वो बातें जो आपने देखा है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। इसके बाद में मैं आपको सेकंड जो बातें हैं, वो सेकंड जो बातें बताऊंगा वो रहेगा आपके बाल विकास के बारे में। बाल विकास पढ़ने के बाद में मैं थर्ड जो बातें बताऊंगा आपको वो रहेगा आपके लर्निंग के बारे में, सीखने के बारे में, और फिर उससे बातें यूं ही हम बातें करते रहेंगे। अब आज और अभी जो मैं बात स्टार्ट करूंगा वो बातें रहेगी बाल विकास के बारे में। कुछ बातें हैं जिनको आपको स्टोरी के रूप में सुनाऊंगा ताकि दिमाग में चलकर तुरंत सेट हो जाए। यह है बाल विकास। अब सवाल ये उठता है कि साहब बाल विकास कहते किसे है? तो बाल का मतलब होता है बालक, और विकास का मतलब होता है प्रोग्रेस होता है, डेवलपमेंट होता है कि एक बालक का विकास कैसे होता है, एक बालक प्रोग्रेस कैसे करता है, एक बालक डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरता है, ये कहलाता है आपका बाल विकास। अब बाल विकास के बारे में इसकी बैकग्राउंड बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और बैकग्राउंड का मतलब होता है इसकी पृष्ठभूमि, इसका इतिहास हमारे लिए जरूरी है। इसकी जो बैकग्राउंड है, अतीत है इसका, इतिहास है इसका, ये हमें मालूम होना चाहिए कि बालक का जो विकास है उसको कब से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, और बालक के विकास को जानना क्यों जरूरी माना जाता है। तो बालक के विकास का अध्ययन क्यों किया जाता है, इसके पीछे तो केवल एक ही कारक काफी बड़ा है कि जब आपको मालूम होगा कि आपके बच्चे का स्टैंडर्ड क्या है तो उसको पढ़ाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। आप ही बताइए, हमारे यहाँ नियम बना रखे हैं कि 6 साल का बच्चा पहली कक्षा में होना चाहिए, है ना भाई, 7 साल का बच्चा क्लास 2 में होना चाहिए, 8 का क्लास 3 में होना चाहिए। तो ये हमने क्यों बना रखे हैं ऐसे प्रोटोकॉल्स? क्योंकि हमें मालूम है एक बच्चा विकास करता है, एक बच्चा सीखता है अपने विकास के अनुसार। तो कोई हमसे कहे कि बालक के विकास का स्टडी करना, अध्ययन करना कब से प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है एक व्यक्ति है जिसका नाम है डेमोक्रिटस। अजीबोगरीब नाम हो सकते हैं भाई, हाँ जी, क्या नाम है व्यक्ति का? डेमोक्रिटस। क्या कहा डेमोक्रिटस ने? यूनान का रहने वाला विद्वान था ये। क्या कहा डेमोक्रिटस ने? ये बंदा कह रहा है कि बालक के विकास में, बालक के सीखने में उसकी घर की शिक्षा का बड़ा महत्व होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बालक के सीखने में उसकी जो घर की शिक्षा होती है उसका बड़ा महत्व होता है। बात सही भी है ये। आप ही बताइए, आप ही तो कहते हो कि व्यक्ति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है
कि उसके घर का माहौल कैसा होगा। ये बात इसने कह दी थी कि बच्चे के सीखने में उसके घर के विकास का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। किसके अनुसार? तो जवाब है डेमोक्रिटस के अनुसार। दूसरा व्यक्ति है जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, प्लेटो का। प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रिपब्लिक। क्या नाम था भाई? रिपब्लिक इनकी एक पुस्तक थी। अब ये रिपब्लिक पुस्तक में क्या कहते हैं? कहते हैं कि बालक के प्रारंभिक जो जीवन है, बालक के जीवन की जो प्रारंभिक घटनाएं होती है, ये बालक को भविष्य में भी प्रभावित करती है। सपोज करिए कि एक बच्चे को स्टार्टिंग में आपने बहुत डरा कर रखा, आपने बहुत पीट कर रखा, आपने बहुत धमका कर रखा आपने उसको, तो इसका प्रभाव बच्चे पर आगे भी पड़ेगा। यदि आपने बच्चों को स्टार्टिंग में बहुत हंसी खुशी रखा, बहुत प्रेम में रखा आपने, तो ये चीज बच्चे को आगे भी प्रभावित करेगी। तो क्या जवाब दिया आपने? बड़ा सीधा सा जवाब था कि बच्चे के जो प्रारंभिक अनुभव होते हैं ये बालक को भविष्य में भी प्रभावित करते हैं। किसके अनुसार? तो जवाब है आपका प्लेटो के अनुसार। अगला जो नाम है वो नाम है कॉमेनियस का। क्या नाम है भाई? कॉमेनियस का। ये कॉमेनियस कौन है? कहता है ये वो व्यक्ति है जिसने छोटे बच्चों के लिए सबसे पहले एक स्कूल खोला था। छोटे बच्चों की देखभाल के लिए, छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए व्यक्तिगत लेवल पर, खुद के स्तर पर पहला स्कूल खोला और जिसको नाम दे दिया गया स्कूल ऑफ इन्फेंसी। क्या नाम दे दिया गया? स्कूल ऑफ इन्फेंसी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी का मतलब है बच्चों का स्कूल, छोटे बच्चों का स्कूल, शिशुओं का स्कूल। किसके द्वारा खोला गया? कॉमेनियस के द्वारा। कहते साहब कॉमेनियस के बाद में फिर हम अगला नाम देखते हैं, और अगला जो नाम रहेगा आपका वो नाम रहेगा आपका पेस्टोलॉजी। इनका जिक्र आया था एक बार। आप पास्टोलॉजी कहिएगा, पेस्टोलॉजी कहिएगा, एक ही बात है। कहते हैं ये पेस्टोलॉजी वो है जिसने अपने खुद के बच्चे, जिसकी एज थी लगभग 3.5 साल, अपने खुद के बच्चे जिसका एज थी लगभग 3.5 ईयर, 3-3.5 वर्ष का बच्चा था, उसके विकास का खुद अध्ययन किया कि बालक विकास कैसे करता है, बच्चा कैसे बड़ा होता है, बच्चा कौन कौन से काम करता है। इसका अध्ययन किया गया किसके द्वारा? पेस्टोलॉजी के द्वारा। और इन्होंने अपने बच्चे का जो अध्ययन किया, उस अध्ययन को आधार बनाकर एक पुस्तक लिख दी, और उस पुस्तक का नाम है बेबी बायोग्राफी। क्या नाम है भाई? बेबी बायोग्राफी। क्या है ये? अपने खुद के बच्चों का जो विकास है उसके बारे में पेस्टोलॉजी ने जो किताब लिखी है, उस किताब का नाम है बेबी बायोग्राफी। कहते हैं साहब ये पहला व्यक्ति माना जाता है जिसने छोटे बच्चों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया। छोटे बच्चों का साइंटिफिकली स्टडी जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया वो व्यक्ति कौन है? पेस्टोलॉजी है। यही कारण है कि कई सारे लोगों ने इस विद्वान को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा। बाल मनोविज्ञान का क्या कह दिया भाई? जनक कह दिया इन्होंने। आया है कई बार एग्जाम में ये कि बाल मनोविज्ञान का जो जनक है, ये जनक किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब है पेस्टोलॉजी का रहेगा। क्या कहा आपने? पेस्टोलॉजी विद्वान है। इसने अपने खुद के बच्चे के विकास का अध्ययन करके एक किताब लिखी जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। इसी को माना जाता है बाल मनोविज्ञान का जनक। कहते हैं साहब पेस्टोलॉजी के बाद में एक व्यक्ति आता है और जिसका नाम है टाइडमैन। क्या नाम है भाई? टाइडमैन।
तो आप कहोगे सर ये कौन सा व्यक्ति है, क्या किया टाइडमैन ने? तो टाइडमैन वो व्यक्ति है जिसने असामान्य बालकों के व्यवहार के अध्ययन के लिए, असामान्य जो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, पढ़ाई नहीं करता है, डिस्टर्ब करता है, शैतानी करता है, उन बच्चों के व्यवहार को कैसा कहा जाता है? असामान्य, एबनॉर्मल बिहेवियर कहा जाता है। कहता है कि असामान्य बालकों के व्यवहार के अध्ययन के लिए एक विधि इसने हमें बताई और उस विधि को कहा जाता है व्यक्ति इतिहास विधि। क्या नाम दे दिया गया? व्यक्ति इतिहास विधि। ये भाई इसको नाम दे दिया व्यक्ति इतिहास विधि। किसकी विधि है ये? टाइडमैन की विधि है। ये लिंक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? बैकग्राउंड है ये। किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उसका बैकग्राउंड मालूम होना जरूरी है कि उस कंटेक्स्ट में कौन कौन से लोग रहे हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। तो यहां टाइडमैन आ गया है। टाइडमैन के बाद में समय आता है 1887। 1887 अमेरिका आता है। अमेरिका में भी जगह आ जाती है एग्जैक्टली न्यूयॉर्क। तो आपने कहा सर न्यूयॉर्क में क्या हुआ? न्यूयॉर्क में यह हुआ 1987 में कि सबसे पहली बार विश्व में बच्चों को सुधारने वाले ग्रह की स्थापना की गई, जिसको क्या नाम दे दिया गया? बाल सुधार ग्रह की स्थापना की गई। शेल्टर्स हाउस बोलते हैं इनको, ऐसे हाउस जहां पर छोटे बच्चों को सुधारा जाता है, उनकी कमियों को दूर किया जाता है। ये कहां पर? न्यूयॉर्क में। कब? 1887 में। और क्या नाम दिया? बाल सुधार गृह। फिर आ जाता है समय, बोला क्या? 1893। तो आपने कहा सर अब क्या हो गया 1893 में? भाई 1893 में जगह तो रहती है अमेरिका ही रहती है। तो आपने कहा सर अब क्या हुआ? कहते हैं कि साहब अमेरिका में बालकों के स्टडी का काम, छोटे बच्चों का अध्ययन का काम बड़ी तेजी से आगे बढ़ा और उसी को कहा जाता है बाल अध्ययन आंदोलन। क्या नाम दिया? बाल अध्ययन आंदोलन। बालकों के अध्ययन के लिए किया गया कार्य, उसको नाम दे दिया गया बाल अध्ययन आंदोलन। कहां पर स्टार्ट हुआ? अमेरिका में स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? 1893 में। बातें अभी बहुत है, एक लास्ट बात बताऊंगा ओनली। कहता है ये काम जिस व्यक्ति ने किया है उसका नाम है स्टैनले हॉल। क्या नाम है? स्टैनले हॉल है वो जिसने अमेरिका में 1893 में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। आगे की बातें कल करूंगा। समझ में आया नहीं आया ये? धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।